नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवेयरनेस विद एस सिंह में। दोस्तों, आज का ये टॉपिक हमारा ये टॉपिक एक चर्चा का विषय रहेगा। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ों पे रहेगा दोस्तों। ये जैसे हम इसको कहेंगे तो एक मल्टी डाइवर्स पर्सपेक्टिव में कल्चर और एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पे रहेगा कि दोस्तों एक जैसे हिंदी में कहें तो बहुविविध परिप्रेक्ष्य में रहेगा। सांस्कृतिक राजनीतिक जो अवधारणाएं रहेंगे, अवधारणाएं इस पे हम बात करेंगे। देखिए, आज के समय में यूपीएससी जिस तरीके से प्रश्न कर रही है एक यूपीएससी उम्मीदवार के तौर पे, तो आपको यूपीएससी से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि आप अभी टेस्ट सीरीज बहुत सारे ज्वाइन किए होंगे या देख रहे होंगे, तो हर साल एवरी ईयर जैसे यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज करती है तो उस हिसाब से टेस्ट सीरीज उसको फॉलो करते हैं, यानी उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हर बार आप देखेंगे कि यूपीएससी अपना पैटर्न नया ही चेंज कर देती है और आपको भौचक्का रह जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, कैसा आ गया इसका पैटर्न, इस बार कैसे क्वेश्चन आ गए। खास करके प्रीलिम्स के दोस्तों, आफ्टर 2013 के बाद में दोस्तों के मेंस का कोई तरीके से ना तो सिलेबस चेंज हुआ और उसके पूछने का जो तरिया जो नज़रिया था, जो तरीके हैं, जो क्वेश्चन है, किस तरीके से प्रश्न एनालिटिकल किस तरीके से, तो इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए। हाँ, ये लास्ट अभी देखेंगे आफ्टर कोविड में देखेंगे, जैसे 21, 22, 23 के अगर मेंस के भी क्वेश्चन देखते हैं आप, तो इसमें ज़्यादातर आपको एक बिहेवियरल साइंस जैसे साइंस से पूछेंगे तो, और एक मानवीय व्यवहार, जो नई प्रकृति, जैसे जिस तरीके से मोबाइल कल्चर पे क्वेश्चन आया, कोई व्यू स्लाइड इसके जैसे सजावट पे क्वेश्चन आया, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इसमें क्यों आपको मल्टी डाइवर्स पर्सपेक्टिव में कल्चर और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की बात करें? देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। यूपीएससी जिस तरीके से एडवांस हो रही है, जिस तरीके से अपना रूप स्वरूप को बढ़ा रही है दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीज़ों को अब जैसे क्वेश्चन आना चालू हो कि जो स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट कोई एक स्टेटमेंट ए देगा मान लो, और दूसरी स्टेटमेंट आर देगा, रीज़न दे देगा, कथन कारण दे देगा, या 2 स्टेटमेंट दे देंगे, 3 स्टेटमेंट दे देंगे। 2 स्टेटमेंट में पूछेगा क्या पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और पहला दूसरे का उचित व्याख्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। दूसरा बता देता है कि पहला और दोनों स्टेटमेंट ए और आर अलग अलग सही हैं और ये आर की व्याख्या नहीं कर रही है। और बोलता है कि तीसरा स्टेटमेंट के दोनों या तो ए सही आर गलत, या आर सही ए गलत, फोर्थ स्टेट इस तरीके से, या पेयर वाइज बताता है कि एक पेयर सही, 2 पेयर सही। तो देखो, पेयर ओनली केवल एक युग्म सही, 2 सही, बहुत सारे 3-4 कॉन्सेप्ट दे देंगे, 3 कॉन्सेप्ट सही है, केवल 4 युग्म सही है। तो उसमें क्या है ना दोस्तों, आपको इन डेप्थ और जो सही चीज़ें, जो वास्तविक तथ्य है, जो फैक्ट है, उनको आपको जानना ही होगा। अगर आप नहीं जान पाते, नहीं अगर सारी चीज़ों, तथ्यों को, फैक्ट को नहीं समझ पाएंगे, तो बहुत मुश्किल है आज के समय में यूपीएससी क्लियर करना, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस। हाँ, अब बोलोगे कि देखो अल्टीमेटली 1000 के सर पोस्ट होते हैं एवरी ईयर, सो सिलेक्शन हो ही जाते हैं 1000, तो वो हो जाएंगे ना, वो तो होंगे। देखो, आप जैसे हम मान लो 10 लोग रेस में दौड़ें, 10 लोग रेस में दौड़ेंगे, तो अगर 10 लोग हम जिस तरीके से दौड़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा टॉपर, तो वही 10 में से आना है ना, बाकी 7 लोग बाहर होने हैं। तो आप लोग 10 लाख लोग रेस में दौड़ेंगे तो उनमें तो आ ही जाओगे। लेकिन जिस तरीके से जैसे यूपीएससी के जैसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स से, जिस तरीके से कट ऑफ इतना नीचे जा रहा है, देखना इस साल 2023 का भी तो रिजल्ट आया नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा कट ऑफ। लास्ट जैसे अभी 80-85, तो 200 नंबर भी इतने नीचे कट ऑफ जा रहे हैं। तो आप स्टेट पीसीएस का कट ऑफ देखना हाई रहता है, उसमें भी फैक्चुअल रहते हैं लेकिन छोटे डाटास रहते हैं। लेकिन यूपीएससी जिस तरीके से एडवांस हुई है ना दोस्तों, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है आज के टाइम पे। तो उन चीज़ों को आपको उस तरीके से जब तक नहीं समझ पाओगे, उस तरीके मतलब खुद को इतना एडवांस लेवल पे नहीं ले जाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस होने वाला है। इसलिए ठीक है, एक बात। दूसरी बात आप देखना, जैसे कि देखो, समय भी आपका व्यर्थ ना हो, आप भी एनालिसिस करते होगे पेपर को, आप भी जानते होगे। तो देखो, उन 10 लोगों के रेस में 3 लोग तो मिल ही जाएंगे उनको, जैसे कि
क्योंकि जैसा आप एक जैसे बहुत उसेन बोल्ट टाइप से जो धावक को दौड़ाइए, ठीक है, तो उस लेवल के उसको प्रतिस्पर्धा में लोग चाहिए, ठीक है। या कोई जैसे आलसी, जैसे एक मैराथन होता है, कोई आलसी लोगों को, जैसे हाईटेक कंपनी है जैसे सिलिकॉन वैली जो सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे लोगों को दौड़ने के लिए, एक मैराथन के लिए प्रेरित किया जाता है कि जो आलसी फिजिकल वर्ल्ड में वो लोग रहते हैं, तो कुछ उनमें सुधार हो जाए करके, ठीक है। जैसे हैदराबाद बेंगलुरु क्षेत्र में तो ये ऐसा होता है, तो क्या होता है कि वो लोग को एक फिजिकल अवेयरनेस और एक जैसे उसको साइकिल के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आप साइकिल में ऑफिस जाइए, ठीक है। तो ये क्यों होता है कि एक तरीके, अब उनमें जब मैराथन में टॉपर, तो उस लाइफ के लेके लगेंगे जैसे कि आलसी लोग हैं, जैसे काफ़ी मोटे लोग हैं, ठीक है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो उन्हीं लोग के लोग टॉपर निकलेंगे, ये है। तो आज की डेट में देखो, अगर आप यूपीएससी पेपर निकाल रहे हो और एक कहा जाए कि जैसे यूपीएससी बहुत बड़ा हर्डल है, देखिए एक सी सेट तो आपको निकालना पड़ेगा, सी सेट के बाद आप जैसे प्रीलिम्स में भी निकालते हो, तो जो जीएस वन में प्रीलिम्स में, तो जीएस वन का देखेंगे पेपर इतना ज़्यादा, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो गया है, वहाँ भी तो आप पेपर तो निकाल लिए, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। जिन्होंने भी पेपर दे के आया है, तो उनको ये पता नहीं रहता है कि वो उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अब अल्टीमेटली जो 10 से 14 हज़ार लोगों का जो सिलेक्शन होता है, फिर वो लोग मेंस में बैठेंगे, अल्टीमेटली जैसे मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, तो 1,000 लोग का तो सिलेक्शन होना, क्योंकि जैसे लोग रहेंगे ठीक उसमें मेरिटोक्रेसी जो योग्यता के आधार पर लोग आ ही जाएंगे, ये बात है। तो चलिए, तो हम इस पे बात करते हैं। इसमें मल्टी डाइवर्स कहने का औचित्य है दोस्तों, कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा, बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ आपसे मैं बात करूँगा। तो इस तरीके से इतना आपको समझाने का औचित्य हुआ था कि अगर बहुत सारी चीज़ों के एक साथ आप कंबाइन करके चलते हो, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जानते हो, तो आपको यूपीएससी निकालने में कोई बाधा नहीं आने वाली, ठीक है दोस्तों। आपको इसीलिए आप अपनी जितनी भी तैयारी है ना, आप पढ़ते हुए एक सब्जेक्ट तो कई सब्जेक्टों से उसको इंटरलिंक करो, और यही कॉन्सेप्ट सिखाना है। इसलिए कैसे करोगे ये मैं बताने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। चलिए बात करते हैं। देखो, जैसे हम एक ज्योग्राफिकल, एक पॉलिटिकल, एक कल्चर, ठीक है, इस पे हम चलेंगे। तो जैसे दोस्तों के, जैसे हम इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जैसे स्टेट पे बात करेंगे, जो राज्य है, सोवरेनिटी पे बात करेंगे, संप्रभुता, लेजिटिमेसी पे बात करेंगे, वैधता, पॉपुलेशन पे बात करेंगे, जो जनसंख्या, ठीक है, इंडियन रिलीजन पे बात करेंगे, भारतीय धर्म और संस्थाएं, ठीक है, और लैंग्वेजेस पे बात करेंगे। तो इन चीज़ों को एक साथ कंबाइन भी करेंगे हम। देखना, देखो दोस्तों, पहले जैसे राज्य की अवधारणा आई, स्टेट की कैसे अवधारणा थी, तो आपने पॉलिटिकल साइंस किया, जो जिनके ऑप्शनल पीएसआईआर हैं वो स्टूडेंट ज़्यादातर जानते होंगे, ठीक है। देखो, राज्य की कॉन्सेप्ट आई, जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी में हम क्या बोलते हैं, राज्य को कैसे क्या है राज्य की कॉन्सेप्ट। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में आप देखेंगे दोस्तों, तो स्टेट में ना, जैसे प्राचीन यूनान में क्या था, सिटी स्टेट था, नगर राज्य था। नगर राज्य के बाद आया दोस्तों छोटे छोटे एक नगर, जैसे आपके यहाँ म्यूनसिपैलिटीज हैं, वैसे बटे थे, और वहाँ उनमें प्रशासक रहते थे, शासन जो राजा रहते थे वहाँ पे शासन करते थे। फिर क्या आता है, सिटी स्टेट के बाद नेशन स्टेट आता है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा आता है, जिसमें छोटे छोटे नगर राज्य यूनाइट होते हैं, ठीक है। जैसे इटली के छोटे छोटे नगर राज्य, जो यूनान इटली था, और वो एक साथ होते हैं, यूनिफिकेशन होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे कि प्राचीन टाइम में छोटे, जैसे टेरिटरी बढ़ाने के लिए, संसाधन बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ युद्ध होते थे, वैसे वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न संस्कृति यूरोप में भी इस तरीके से युद्ध होते थे। तो जो कहीं ना कहीं उनकी सॉवरेनिटी, जो संप्रभुता था, उसको खतरा रहता था दोस्तों, तो लोग एक साथ ऑर्गेनाइज होकर बनाए, ठीक है। लेकिन अब उसमें जो किंग होता था, वो क्या होता था, जैसे संप्रभुता की बात करेंगे हम, तो प्राचीन टाइम में दोस्तों के आप देखेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी में, जो पश्चिमी जो चिंतन में, पश्चिमी जो राजनीतिक विचार में, यहाँ क्या होता था कि जो राजा है दोस्तों, के जो किंग है, जो शासक है, वो डिवाइन राइट्स थ्योरी पे के सिद्धांत पे शासन करता था। मतलब डिवाइन राइट थ्योरी कहा जाए तो, कि जो ईश्वर, ईश्वरीय जो अधिकार के उनको शासन करने पा, जैसे वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ के जो सिटीजन है, जनता है, जैसे प्लेटो आता है, फिर
प्लेटो आएगा, जैसे सुकरात आएगा तर्क विद्या डायलेक्टिक्स लिखेगा, प्लेटो रिपब्लिक लिखेगा। इस तरीके से जैसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। रूसो, तो जैसे पॉलिटिकल अवधारणाएं कॉन्सेप्ट होती जाती है, बाद में वो वहाँ पे भी सिटीजन जो नागरिकता की अवधारणा आती है। लेकिन जब वो डिवाइन राइट का था तो वहाँ जो चर्च थे, जो पादरी थे, इनका महत्वपूर्ण प्रभाव था। और चर्च के थ्रू वो लोग क्या करते थे, अधिकार मिला रहता था। चर्च के जो पादरी बताते कि ठीक है, राजा को ईश्वरीय अधिकार शक्ति कि तुम पे शासन करने का, तो राजा उसमें भी जैसे देखना है ना, फ्रांस में जैसे फ्रांसीसी क्रांति होती है तो लुई 16 तक रहता है, तो राजशाही चलते रहता है। फ्रांस में जब 1789 में क्रांति होती है, जो जिसमें आप बास्टिल डे मनाया जाता है। लास्ट ईयर आप हमारे पीएम भी विजिट करे थे बास्टिल डे में, ठीक है, 14 जुलाई 1789। तो वहाँ पे लुई 16 को सत्ता से बेदखल किया जाता है। एक फिर राजतंत्र मोनार्क बनता है, कि फिर इसके बाद गणतंत्र बनता है, उसको जैसे गिलोटिन किया जाता है, फांसी दिया जाता है। फिर वो क्या आता है, रोबोस्बियर आता है। रोबेस्बियर को भी जब वो निरंकुश पाया जाता है तो उसको भी हटाया जाता है। नेपोलियन आता है, नेपोलियन अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें चलती। वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहा हूँ तो ये प्लेटो टाइम से चली आ रही है इससे। लेकिन हम इसको भारतीय सब अपन इंडियन में देखते हैं तो क्या होता है कि जैसे अपन स्टेट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमारे यहाँ क्या थी, एक जैसे वैदिक वैदिक काल आया, वैदिक इरा, फिर उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों की देखना, वर्ण व्यवस्था आगे आती है, चरम पे हो जाती है वर्ण व्यवस्था, जिसमें कि जन्म के आधार पे क्या होता है, वर्णों में बांट दिया जाता है। प्री वैदिक में जन्म के आधार पर नहीं था, कर्म के आधार पे था। उत्तर वैदिक में जन्म के आधार पर हो जाता है। तो 4 वर्णों में बांट दिया गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो दो जो जो ब्राह्मण था उनका सर्वोच्च, जैसे वहाँ पादरी का था वैसे ब्राह्मण का यहाँ सर्वोच्च जो एक वैधता परक जो समाज बनाने में सर्वोच्च भूमिका थी। उनको ये कहा जाता था कि ब्रह्मा के सिर से ये लोग जन्म लिए। ऐसे जैसे कल्चर हमारे यहाँ जो बनाया गया ना, ये है, इसमें बढ़ता है। तो दोस्तों जैसे कि ना ये आगे बढ़ेगा इसमें, तो ब्राह्मणी वैधता आवश्यक थी हमारे यहाँ के लिए राजा को। और राजा को जैसे ईश्वरीय अधिकार नहीं दिया जाता था हमारे कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ राजा को ईश्वर का स्वरूप माना जाता था कि राजा ही ईश्वर है। और ये देखेंगे जैसे जितने भी, जैसे हमारे यहाँ जैसे हिंदू, जैसे हिंदू तो बाद में एक नाम दिया गया कि ये जो उत्तर जो हिंदू इंडस रिवर की इस साइड, ठीक है, जो अरब इन्वेजन जैसे होता है, ठीक है, तो वो जैसे हमारे यहाँ फारस में जैसे फारसी थी तो लोग हिंदू करके नाम दिया जाता है। लेकिन पहले जैसे चोल, पल्लव कालीन जो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य थे, जैसे आपके परमार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, पाल, ये शासक थे, ठीक है, ये जो सारे शासक थे इस तरीके से अपने आप को वैधता दिलाने के लिए, ठीक है। आप देखना ना, जैसे कि एक संस्कृत भाषा होती है, संस्कृत भाषा को शासकों की भाषा और ब्राह्मणी भाषा बोला जाता था। और जो जिसको महिलाएं नहीं बोल सकती थी वो लोग प्राकृत भाषा बोलते थे, या नीचे तबके के जो समाज के वर्ग में ये लोग नहीं बोल सकते थे। तो जो ये क्या होता था कि राजा का, जैसे हमारे यहाँ ईश्वरीय स्वरूप के जो राजा का धर्म था दोस्तों, वो समाज और सोसाइटी के धर्म को प्रभावित करता था और वो ब्राह्मणी कल्चर में बात करता था। बाद में जैसे मुस्लिम आक्रांत आए तो उनके प्रभाव में बृहद जो सोसाइटी फिर मुस्लिम जैसे धर्म में प्रवर्तित होगी, क्योंकि जैसे कुछ कर, कुछ टैक्सेस रहते हैं जैसे कि, ठीक है, तो हर धर्मों के बाद जैसे वो प्रशासक रहेगा, जैसे हर शासक ना तो सम्राट अशोक की तरह था जो सर्वधर्म समभाव की बात करे, ना ही अकबर की तरह था, ठीक है। तो हर हर शासक वैसा नहीं था। तो जिन शासक ने आया तो उनके शासकों के धर्म पे वो जिस तरीके की उसकी भी मान्यता थी वो भी समाज को काफ़ी प्रभावित करता था दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद जैसे हम आगे चलते हैं, जैसे राज्य की बात आ गई तो वैसे ही जैसे यहाँ पे पूजा धर्म जो उनका शासक का था, प्रजाजन उसको फॉलो करेंगे और राजा को भाग्य विधाता के रूप में देखते हैं, उस रूप में मान्यता देते थे, ठीक है। ये हमारी भारतीय परंपरा में थी। और हमारे यहाँ जैसे राज्य की अवधारणा दोस्तों, तो राज्य उस कंसेप्ट पे नहीं था जो वेस्टर्न कल्चर पे, जो वेस्टर्न फिलोसफी पे था। जैसे हमारे यहाँ राज्य मतलब राज बोलते थे, कौन, उस राजा का राज है, राज था। तो उसका फिर उस राज, तो उस राज में फिर क्या रहेगा, उसका जैसे शासन है तो शासक तो छोटे छोटे राज्य रहेंगे और उस राजा के राज में वो रहता था, ऐसा करके कहा आना था। जैसे छोटे छोटे राज्य थे, बाद में पृथ्वी पर्स हुआ, जैसे अब स्वतंत्रता भारत में तो उनको जैसे मुआवजा दिया जाता था 1971 में पृथ्वी पर्स के द्वारा भी उन चीज़ों को मुआवजा को हटाया गया, ठीक। तो राजशाही था हमारे यहाँ, तो उनको
संप्रभु जैसे शासक जिन क्षेत्र में टेरिटरी में रहता था वहाँ उनको शासन का संप्रभुता था, लेकिन उस तरीके से जैसे वेस्टर्न कल्चर में जैसे था उस संस्कृति में नहीं थी, क्योंकि तब तो आफ्टर जो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद जैसे कैबिनेट मिशन आया उसने कुछ प्रोटोकॉल रखे थे कि जैसे कुछ देश पाकिस्तान में मिल सकते, कुछ इंडिया में, कुछ स्वतंत्र रह सकती। तो इसके बाद भी देखना कि जैसे आज़ाद होता है भारत तो बहुत भारत में विलय करा लिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सोसाइटी बढ़ते जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जैसे संप्रभुता की बात करेंगे सोसाइटी। इसमें मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू फैक्ट पे भी बात करूँ। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए है कि छोटे छोटे भी कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं। चलिए ना देखते हैं जहाँ तक वीडियो का कॉन्सेप्ट। जैसे संप्रभुता की आप बात करेंगे, सोवरेनिटी, तो किसी देखो पहली बात तो दोस्तों ना कोई राज्य कैसे बनेगा, जैसे आप राज्य बात कर रहे हो तो राज्य में एक उसकी एक निश्चित भूमि हो, एक लैंड हो, ठीक है, उसकी एक सीमा हो, उसकी एक सीमा होगा ना, लैंड टेरिटरी होगा, और उस टेरिटरी में उसके एक जनसंख्या पॉपुलेशन होगी जो उनके नागरिक बनेंगे, सिटीजन बनेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन होगी। अब उसमें ऐसा नहीं कि विदेशत भी आके रहते हैं जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक राज्य की पॉपुलेशन होगी। फिर उस पॉपुलेशन के उस जनसंख्या के द्वारा उस राज्य को, उसके शासक को, जो प्रशासन, चाहे वो गणतंत्र हो, संवैधानिक हो, लोकतंत्र हो, या मोनार्क हो, राजतंत्र हो, तो वहाँ के लोगों के द्वारा उनको क्या दिया जाएगा कि वैधता दिया जाएगी, लेजिटिमेसी उन पॉपुलेशन के द्वारा। तो वही वैधता ना दोस्तों, अब वो लोग भले वो अपने धर्म, रिलीजन, अपनी संस्कृति, जो लैंग्वेज पे डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक रूपता भी होती है, मोनोकल्चर भी हो जाती है। आप वेस्टर्न का देखेंगे जो पाश्चात्य जो संस्कृति विचार रही उसमें जैसे नेशन स्टेट में क्या बोलता है, एक रूपता की बात करता है, मोनोपोली की बात करता है, एक कल्चर, एक संस्कृति, एक रहवास को एक राज्य के रूप में मान्यता देता है। लेकिन भारत में तो विविध संस्कृति है, विविध भाषाएं हैं, विविध कल्चर हैं, तो यहाँ कैसे एक राज्य बना, तो यहाँ की अवधारणा ही बिल्कुल अलग है। तो यहाँ के राज्य के कॉन्सेप्ट को पश्चिमी जो सिद्धांत में राज्य नहीं माना जाता। ठीक है दोस्तों, वहाँ की जो सिद्धांत एक मोनोकल्चर की बात करता है, एक रूप तक। आज भी देखना ना, वहाँ के बहुत सारे जैसे संघर्ष होते हैं, जो कैटेलोनिया, जो स्पेन का क्षेत्र है, कैटेलोनिया का क्राइसिस के एक संस्कृति के लिए, तो स्पेन से कुछ क्षेत्र को निकाल कर अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ देख लेना, टर्की में, टर्की, ईरान, सीरिया के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक कुर्दी जो मूवमेंट चल रहा है, कुर्दिस्तान की जो इशू है, तो वो भी एक कल्चर, एक संस्कृति। तो उस तरीके से ना एक कल्चर, संस्कृति के राज्य की बात करते हैं। लेकिन भारत को अब क्या बोलते हैं कि अनेकता में एकता, विविधता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये तो बिल्कुल अलग है, भारतीय जैसे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे नहीं, तो यहाँ के तो संप्रभुता फिर तो दूसरी हो जाएगी। जैसे एक अलग से कल्चर अगर इंडियन लैंग्वेज पे देखेंगे तो ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप जैसे कॉन्सेप्ट, मैं इसका संप्रभुता का भी डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि ये काफ़ी अच्छा डेफिनेशन दिया। और जितने भी डेफिनेशन आते हैं ना दोस्तों, कि जो सोवरेनिटी भी घुमा फिरा कर यही आएगा उसका ऑब्जेक्टिव। ये जैसे JW गार्नर का एक डेफिनेशन दिया गया है जो संप्रभुता, जो सोवरेनिटी की बात करते हो आप, हम तो ये इसको बताएगा कि राज्य के अनिवार्य लक्षण बताएगा। और इसकी कृति है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस 1910 में, इंट्रोडक्शन राजनीति विज्ञान का परिचय में ये बताता है। तो उसमें ये प्रभु सत्ता को बताता है, राज्य को। प्रभु सत्ता राज्य की क्या है बोलेगा, एक ऐसी विशेषता है जिसके बल पर वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा रहता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। ये है दोस्तों, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा बताया है। जैसे कोई भी जो प्रभु सत्ताधारी है दोस्तों, जो सॉवरेन है, चाहे वो सत्ताधारी राजा नरेश हो, जो मुकुटधारी नरेश जैसे, ठीक है, क्राउड प्रिंस हुए, या मुख्य कार्यकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव, जिस भी जैसे आप संविधान के थ्रू आप सत्ताधारी हो, प्रभु सत्ताधारी, तो आप पूरी तरह लेजिटिमेट हो, वैध हो, और आपका शासन उस राज्य में चलने के लिए बाइंडिंग है, पूरी तरह बंधनकारी। आपके बाद आपकी जो कृति है, जो राज्य कानूनी सत्ता विचार, इसको मानना ही पड़ेगा लोगों को, संगठनों के लिए बाध्यकर होगा। ठीक है दोस्तों, और उसी जो सत्ता में, उसी में जैसे ग्रेयस भी कहता है इसको कि प्रभु सत्ता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति उस व्यक्ति में निहित है जिसके कार्यों पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता, जिसकी इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ये सोवरेन है। जैसे हमारे यहाँ संविधान है, और संविधान के अनुरूप एक लोकतांत्रिक शासन है, डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार है, उसको हमारे यहाँ वैधता, तो यही लेजिटिमेसी वैध बनाती है उस पॉपुलेशन, उस रीजन, रिलीजन
के द्वारा। तो ये होती है सॉवरेनिटी। जैसे आप कुछ एट्रीब्यूट्स देखोगे सॉवरेनिटी की, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे कि एट्रीब्यूट्स आप देखोगे, लक्षण, तो आप पहली बात, जैसे आपका जो सॉवरेनिटी है ना दोस्तों, वो क्या होगी, पूर्णता होगी, एब्सोल्यूटनेस होगी, वो पूर्ण होगी, ठीक है। 5 इसके एट्रीब्यूट हैं, तो एक है एब्सोल्यूटनेस होगी, ठीक है, पूर्ण होगी। सार्वभौमिकता होगी, इसमें यूनिवर्सलिटी होगी कि आपको सार्वभौमिक रूप से उसको मान्यता है कि हाँ ये आपकी टेरिटरी है, आपका देश है। जैसे यूनाइटेड नेशन है तो वो आपको मान्यता देगी कि आप एक राष्ट्र हो, ठीक है। ये अधेयता है, जिसको अपर क्राम्यता भी बोलते हैं, इनएबिलिटी, ठीक है। अधेयता, आप अपनी सॉवरेनिटी को किसी को दे नहीं सकते, अधेय है। तो इसमें जैसे कानूनी व्याख्या होती है ना, जैसे हमारे यहाँ 101वां, सॉरी 100वां, 100वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान कौन था, बांग्लादेश, ठीक है, और वेस्टर्न पाकिस्तान था पाकिस्तान। तो दोनों पहले तो आज़ादी के बाद जैसे विभाजन हो तो दोनों एक पाकिस्तान बने, लेकिन 1971 में इनके संघर्ष हुए और भारत ने भी मुक्ति वाहिनी करके अपनी सेना भेजा कहाँ, बांग्लादेश में। वहाँ उनको जब बांग्लादेश मुक्त हुआ, आज़ाद हुआ, तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत में थे और भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में थे। इसका एक बेरूबाड़ी केस करके सर्वोच्च न्यायालय में मामला आया था वाद, और उसमें एक डिसीजन दिया गया था कि एक संविधान के रूप से एक डिसीजन, निर्णय द्वारा, कि उनको हमारे क्षेत्र को हमने बांग्लादेश से लिया और बांग्लादेश को उनके क्षेत्र में, तो इसीलिए 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। तो उनको कुछ क्षेत्र को उनको स्थानांतरित करा गया जो बांग्लादेश के हमारे अंदर में, हमारे जैसे एक्सक्लेव होता है, इनक्लेव होता है, इनक्लेव एक्सक्लेव, जैसे हमारा क्षेत्र कहीं दूसरे देश के राज्यों के बीच फंसे तो उसके एक्सक्लेव में लेंगे, एक्सक्लेव, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर में किसी दूसरे देश का राज्य का कोई जगह फंसा है तो उसको इनक्लेव बोलेंगे, हमारे राष्ट्र के अंदर में है, ठीक है। ये तो ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आज की बहुत बड़ी जो एक कॉन्सेप्ट एक्सक्लेव इनक्लेव में, चलिए नागोर्नो कराबाख का रीजन देखोगे, आर्मेनिया और जो अजरबैजान का जो आर्मेनिया अजरबैजान में नागोर्नो कराबाख का जो इशू चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यही है एक्सक्लेव इनक्लेव नाक्चिवान कॉरिडोर, इसी पे ये बेस्ड है दोस्तों। तो एक है ये अधेयता, आप जैसे अपनी सॉवरेनिटी है तो आप किसी को दे नहीं पाओगे, ठीक है, और इसको दोगे तो आपके जो संवैधानिक प्रक्रिया प्रोसीजर रहती है उसके थ्रू दोगे। स्थायित्व रहेगा, परमानेंस, ठीक है, वो आपकी जैसे ये नहीं कि अस्थायी है कि इतने दिनों के लिए आपकी ही राज्य और ये आपकी स्टेट है। अविभाज्यता है, इनडिविजिबिलिटी है कि विभाज्य नहीं कर सकते आपकी सॉवरेनिटी को। तो ये इनके जो सॉवरेनिटी के 5 कॉन्सेप्ट है जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 22 मिनट का हो गया है लेक्चर, ठीक है। हमें पॉपुलेशन पे बात करना था और वो बहुत पूर्ण था, और लैंग्वेज भी। चलिए मैं इसके जस्ट अगले सीरीज में पॉपुलेशन और लैंग्वेज पे बात करूँगा, क्योंकि वीडियो 1 आवर की हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी जस्ट अगले वीडियो में, और ये बहुत जल्द डालूंगा, ठीक है, आज ही रिकॉर्ड करके कल डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने बात करा राज्य पे, सॉवरेनिटी पे, लेजिटिमेसी, इसके वैधता पे, ठीक है, इतना। पॉपुलेशन, इंडियन रीजन में जो लैंग्वेज कल्चर, इस पे बात करेंगे हम अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। अध्ययन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, इंटरलिंकिंग करके सोच के साथ आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों।